स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और मैं आज फिर आपके सामने आया हूँ अपने नए सेशन लेके। मैंने आपसे बोला था कि हम लोग हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं और हिस्ट्री के साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म पर हम पॉलिटी और ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट को भी लेकर आएंगे। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर। चैप्टर आपके सामने हैं और वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स में आपको कराऊंगा। क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करने का काम कराऊंगा। ये क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको सीयूटी के पेपर में हेल्प करेंगे, जबकि जो आने वाला बोर्ड का एग्जाम है वहां पर भी आपको काफी मदद करेंगे। तो बिना देरी करते हुए अपन शुरू कर देते हैं। आज कौन सा चैप्टर है हमारे सामने, उसी बेस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनते हैं सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। पहले चैप्टर आपको बता देता हूं। चैप्टर का नाम है चैलेंज टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां तथा पुनः स्थापन, हिंदी में यह चैप्टर है। और इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यह चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये इमेज लगी हुई है जिसमें आपको पहले फेज में दिखाया गया है कि दो ऑक्स हैं, बैल हैं, काफी पीसफुल तरीके से चल रहे हैं। यानी कि ये कांग्रेस को दिखाया गया कि शुरुआती समय में कांग्रेस की किस तरह से थी, फिर धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर मनमुटाव होने लगा। आप बैलों की शक्ल से देख सकते हो। तीसरे में क्या देखने को मिला, कांग्रेस में दो धड़े हो गए, एक को सिंडिकेट कहा गया और एक को इंडिकेट कहा गया। और 1969 में कांग्रेस विभाजन हो जाएगा और 1971 के चुनाव में कांग्रेस के दोनों धड़े आमने सामने आ जाएंगे, जो इस तरह से यहां पर दिखाया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि बैल को क्यों दिखाया गया है। तो शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। बाद में फिर ये हाथ का पंजा हुआ, जो कि काफी बाद में हुआ था, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। और कहानी की शुरुआत पहले क्वेश्चन से है। आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देना, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप मेरे साथ क्लास में अवेलेबल हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आज हाईलाइट भी किया है कि आपको सही का आंसर देना है या गलत में आंसर देना है। आपसे सही पूछा है या गलत पूछा है, तो यहां पर देखोगे तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। तो सबसे पहले ऑप्शन पहला क्या दे रखा है, गैर कांग्रेसवाद का विचार जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। कह रहा है द आइडिया ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म वाज गिवन बाय द जयप्रकाश नारायण, यानी कि इसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। दूसरा, इसका अर्थ था कि विपक्षी दल एक साथ आकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, यानी कि गैर कांग्रेसवाद का मानना था कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आए और एक साथ आकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम करें। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन टू केवल ओनली टू, ऑप्शन सी वन और टू दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। जरा बताइए, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, आप इसका आंसर देखिए। आई थिंक इसका आंसर आपने दे दिया होगा। अपन थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूं। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग यहां से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, आपने देख लिया होगा इंग्लिश और उसमें। अब मैं इसके आंसर पे आ जाता हूं, मैं इसका आंसर देता हूं। क्या है इसका आंसर? सबसे पहले यहां क्या बोला गया है, गैर कांग्रेसवाद का विचार जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। जी नहीं, गैर कांग्रेसवाद का विचार जयप्रकाश नारायण के द्वारा नहीं दिया गया। तो किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ना देकर किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे सर राम मनोहर, ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह विचार दिया गया। और यह विचार कौन से समय दिया गया? तो चौथे आम चुनाव के समय, फोर्थ जनरल इलेक्शन के समय यह विचार दिया गया। किसके द्वारा? तो आंसर है राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया गया। दूसरा, इसका अर्थ था कि सभी विपक्षी दल एक साथ आए और एक साथ आकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करते। बिल्कुल सही बात है। गैर कांग्रेसवाद के अंतर्गत यह माना जाता था कि कांग्रेस को हर बार वोट कम और सीटें ज्यादा मिलती है। इसका पीछे रीजन क्या है कि विपक्षी दलों में आपस में फूट पड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर विपक्षी दल एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। इसी विचार को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया था और यह नाम किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर है केवल एक कथन सही नहीं है, बाकी दूसरा कथन बिल्कुल सही है। देखते चलिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
इंग्लिश में मैंने आपको दिखा दिया था, देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आंसर देते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से सुनिए। कामराज प्लान को निम्न में से कौन सा सही परिभाषित करता है? यानी कि आपसे कामराज प्लान के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा कामराज प्लान के बारे में सही परिभाषित करता है कि कामराज प्लान क्या था। ऑप्शन ए, इसमें गरीबी को समाप्त करने का प्लान रखा गया था। क्या यह गरीबी को समाप्त करने का प्लान था? ऑप्शन बी, इसमें युवा नेताओं को समर्थन देने की बात की गई थी, यह कहा गया था कि युवा नेताओं को मौके मिलने चाहिए। ऑप्शन सी, क्या यह मिड डे मील योजना को लागू करने के लिए था, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कामराज प्लान निम्न में से किससे रिलेटेड था। आपको मैं बता देता हूं यहीं पर, दीजिए पहले आंसर फिर बताता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं आप लोगों का, तो आंसर आप देते रहिए, मैं आपका आंसर देखता रहूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बताता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि कामराज प्लान 1963 में आया था, और इस कामराज प्लान के तहत, ध्यान से सुनिएगा, इस कामराज प्लान के तहत यह कहा गया कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और युवा नेताओं को मौका प्रदान करना चाहिए। यह आइडिया सजेस्ट किया था किसने? के कामराज ने। के कामराज जो कि मद्रास प्रांत से आते थे, तमिलनाडु प्रांत से आते थे, उनके द्वारा यह आइडिया सजेस्ट किया गया था। इसी वजह से इसको कामराज प्लान के नाम से जाना गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दैट मींस कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग लीडर। ठीक है, कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो रिजाइन दे दें और यंग लीडर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, इसलिए यह प्लान लाया गया था, जिसे मैं और आप कामराज प्लान के नाम से जानते हैं। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंग्लिश में आप देख लीजिए कि कामराज प्लान कौन सा था, तो आंसर बताता हूं। इट टॉक अबाउट सपोर्टिंग यंग लीडर्स। ठीक है, यंग लीडर्स को सपोर्ट करने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान है जो इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन ए है आपके सामने, अतुल घोष का संबंध क्या पश्चिम बंगाल से था? ऑप्शन बी, एस के पाटिल का संबंध क्या महाराष्ट्र से था? ऑप्शन सी, के कामराज का संबंध तमिलनाडु से था? ऑप्शन डी, के बी सहाय का संबंध उत्तर प्रदेश से था? कौन से चुनाव से यहां पर कौन सा सही नहीं है? आपको मैं बता देता हूं, 1967 का चुनाव हुआ। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन उसके परसेंटेज ऑफ वोट और परसेंटेज ऑफ सीटें काफी कम हो गई। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार चुके थे, जिसमें ये चार नाम है, अतुल घोष, एस के पाटिल, कामराज, के बी सहाय, ये चारों चुनाव हार चुके थे। आपसे पूछा है कि इनका संबंध कौन कौन से राज्य से था, तो एक एक करके अपन समझते हैं। चलो पहले आंसर आप दे दीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आंसर क्या होगा इसका, जरा देखिए। अतुल घोष पश्चिम बंगाल, घोष आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, सही है। एस के पाटिल, पाटिल आपको पता है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। के कामराज का संबंध तमिलनाडु से था, और के कामराज जाने जाते हैं, आपको याद रखना है आपके देश में किस लिए? मिड डे मील की शुरुआत के लिए। इनका संबंध तमिलनाडु से था, यह भी सही है। लेकिन के बी सहाय का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं था, तो के बी सहाय का संबंध कहां से था? तो आप कहोगे सर के बी सहाय का संबंध था बिहार से। ठीक है, तो आंसर को क्या पूछा, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि के बी सहाय का संबंध किससे था? बिहार राज्य से था, ना कि उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? बिल्कुल, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, जल्दी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखो, ये इंग्लिश में यहां दे रखा है, मैं आपको बता चुका हूं। पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आपको इसके लिए इस हमारा चैनल फॉलो करना पड़ेगा टेलीग्राम का, जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप चेकआउट करके पीडीएफ शाम को अपलोड कर दी जाती है, शाम को या फिर कल सुबह, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से अपन सुनेंगे और समझेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। आपको कुछ कथन दे रखे हैं और उन कथनों पर आपको विचार करना है। कौन से कथन है? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी को कांग्रेस ने अपना औपचारिक उम्मीदवार बनाया। पहला स्टेटमेंट बोल रही है कि 1969 में जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, तो जाकिर हुसैन की डेथ के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए, और इस राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बीबी गिरी को बनाया, ये बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इंदिरा गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से बीबी गिरी का समर्थन किया, यानी कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी
बीबी गिरी का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही थी, ये भी देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इस चुनाव के बाद सिंडिकेट नेता इंदिरा गांधी के समर्थन में आ गए, यानी कि जो सिंडिकेट नेता थे, अब आपको पता होना चाहिए सिंडिकेट कौन है, तो आंसर है उस समय कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ नेता थे, सीनियर लीडर्स थे, उन्हीं सीनियर लीडर्स के ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता था। तो ये कह रहे हैं कि सिंडिकेट नेता बाद में कांग्रेस के समर्थन में आ गए थे इस चुनाव के बाद। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा है, निम्न में से कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं? क्या कोई एक सही है इनमें से, बी कोई दो सही है, ऑप्शन सी कोई तीनों सही है और डी इनमें से कोई सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, यह स्टेटमेंट गलत है। बीबी गिरी की जगह क्या आना चाहिए, एन संजीव रेड्डी, यानी कि एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने अपना औपचारिक उम्मीदवार बनाया था, जो उस समय लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। जबकि बीबी गिरी क्या थे, बीबी गिरी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जिन्हें इंदिरा गांधी का समर्थन हासिल था अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। क्यों? इस चुनाव के बाद सिंडिकेट नेता इंदिरा गांधी के समर्थन में नहीं आए थे। इस चुनाव के बाद जब कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बीबी गिरी जीत गए, तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलीगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया और इस तरह से कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हिस्सा सिंडिकेट कहा गया और एक हिस्सा इंडिकेट कहा गया। इस तरह से ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है कि सिंडिकेट नेता इंदिरा गांधी के समर्थन में आए, नहीं, इंदिरा गांधी से अलग हो गए। तो आपसे पूछा कितने कथन सही हैं, तो एक ही कथन सही है, कोई एक, और वो कौन सा सही है, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, जल्दी बोलो, 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इंग्लिश में भी मैं आपको साइड हो जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आंसर देने के लिए। लो, मैं बिल्कुल साइड हो गया, जल्दी से आंसर बता दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो आई थिंक इतना इसका आंसर आपने दे दिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, निम्न में से किस चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई? कौन सा चुनाव था जिसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन क्या है, पहला देखो, चौथा आम चुनाव जो 1967 में हुआ था, दूसरा आम चुनाव जो 1957 में हुआ था, थर्ड 1962 में हुआ था, एंड फर्स्ट जो 1952 में हुआ था। कौन सा आम चुनाव था जिसको भूकंप की संज्ञा दी गई? आंसर दीजिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं, ये बहुत आसान सा आंसर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग आंसर दे दोगे। पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करने से ही चीजें अच्छे से क्लियर हो पाती हैं, एक टीचर से आप कनेक्ट हो पाते हो। और अगर वही बात कह रहा हूं, चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको बता रहा हूं, सीयूटी का, ह्यूमैनिटीज का एक भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान से अच्छे से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए, चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई, जरा देखिए। चौथे आम चुनाव में आपको पता है 1964 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू की डेथ हो गई और नेहरू की डेथ के बाद 1966 में ये चुनाव हुआ। जब ये चुनाव हुआ तो पहली बार कांग्रेस जनता के सामने आई थी बिना नेहरू जी के। दूसरी बात, इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन उसकी परसेंटेज ऑफ सीट और परसेंटेज ऑफ वोट बहुत कम हो गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनका मैंने अभी नाम लिया, जैसे के कामराज तमिलनाडु से, अतुल घोष वेस्ट बंगाल से, केवी सहाय बिहार से, एसके पाटिल महाराष्ट्र से, ये चुनाव हार गए थे। कांग्रेस की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी, 7 राज्यों में सरकार नहीं बनी, 2 राज्यों में दल बदल की वजह से सरकार नहीं बनी, 9 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। इन्हीं सारे परिणामों के चलते 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से जाना गया। याद रहेगा। तो कौन से चुनाव को राजनीतिक अर्थक्वेक कहा गया है? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन वाज टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक? तो आंसर है 4th जनरल इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। आगे जाइए। निम्न में से कौन सा प्रीवी पर्स को सही परिभाषित करता है? इनमें से कौन सा प्रीवी पर्स के बारे में बताता है? एक एक करके पहले समझ लो, फिर मैं प्रीवी पर्स बताता हूं क्या होता है। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा गरीबों को दिए गई आर्थिक सहायता, क्या इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबों को आर्थिक सहायता दी, उसको प्रीवी पर्स कहा गया।
सेकंड, रजवाड़ों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, क्या रजवाड़ों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं थी? क्या परिवार नियोजन का कोई कार्यक्रम था? परिवारों को कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई कार्यक्रम था? या डी, इनमें से कोई नहीं? 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं, देन इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। जल्दी सोचिए, मैं साइड हो रहा हूं। बिल्कुल, देख लिया आपने, बहुत बढ़िया। प्रीवी पर्स, तो आंसर है रजवाड़ों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। आपको पता होना चाहिए, 1 मिनट के लिए सुनिए, 1947 से पहले इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था। बिफोर 1947 इंडिया वाज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। एक हिस्से को क्या बोलते थे? एक हिस्से को बोलते थे ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत। दूसरे हिस्से को क्या बोलते थे? रजवाड़े, जिनकी संख्या कितनी थी? 565। रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। 565 रजवाड़े हुआ करते थे हमारे देश में। तो 1947 में ब्रिटिश भारत 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाया, एक हिस्सा हमारा हिंदुस्तान कहलाया। लेकिन जो रजवाड़े थे, अंग्रेज जाते जाते इन रजवाड़ों को 3 चॉइस दे गए। क्या? या तो भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अपना खुद का देश बना लो। आप सोच के देखिए, अगर 565 रजवाड़े अगर अपना खुद का देश बनाने लगे तो भारत तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता, देश में टुकड़े बन जाते, वल्कनाइजेशन जैसी सिचुएशन हो जाती। इसी वजह से भारत सरकार ने इनके साथ नेगोशिएशन किया और यह कहा कि जो रजवाड़ा भारत में मिलता है, भारत सरकार उन्हें विशेष सुविधाएं देगी, उन्हें फंडिंग करेगी और विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इन्हीं विशेष प्रकार के अधिकारों को क्या बोला गया? इन्हीं विशेष प्रकार के अधिकारों को प्रीवी पर्स कहा गया। आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और बाद में सभी रजवाड़ों को शामिल किया गया और जो प्रीवी पर्स था, इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आपको याद रखना है इसके बारे में, प्रीवी पर्स क्या था और किसके द्वारा इसका खात्मा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर कौन? प्रीवी पर्स समझ में आ गया तो आंसर है फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट को मिलने वाली फैसिलिटी को प्रीवी पर्स कहा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेस सरकार बनी? यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यह पूछना चाह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, फर्स्ट टाइम फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बनी, किस स्टेट में? ऑप्शन ए आपके सामने है, जरा ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए क्या है? कह रहा है ऑप्शन ए क्या केरल में बनी? केरल का पुराना नाम आपको पता है क्या? बताइएगा जरा, जो भी है। क्या आंध्र प्रदेश में बनी? क्या तमिलनाडु में बनी? क्या कर्नाटक में बनी? किस राज्य में पहली पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? इसका आंसर बहुत आसान सा है, मैं आंसर दे देता हूं, ध्यान से सुनो। वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1967 के चुनाव के बाद, और ये हिंदी भाषा का विरोध करते हुए, यहां पर एक पार्टी थी लोकल जिसका नाम था डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कळिगम के नेतृत्व में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ कहां पर बनी? तो आपका आंसर हो जाएगा वो बनी तमिलनाडु के अंदर। अब आपको एक और बात पता चलनी चाहिए कि अगर पूछा जाए कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी, बहुमत और वो ना पूछे, बस पूछे गैर कांग्रेसी, तब आंसर हो जाएगा 1957 में केरला में। किसके नेतृत्व में? सीपीआई की सरकार बनी, जो कि गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, और इसमें कौन सीएम कौन बने थे? तो आंसर है, बताइए, ईएमएस नमूद्रीपाद। ईएमएस नमूद्रीपाद इसमें सीएम बने थे 1957 में। पहली गैर कांग्रेसी बनी सरकार, लेकिन ये गठबंधन की थी। पूर्ण बहुमत की कहां बनी? तमिलनाडु में। अब यहां पर आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो क्या है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, जिसके लिए 56 दिन की आमरण अनशन किया था। किसने? पोट्टी श्रीरामुलु ने। पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया, जिसके बाद इस स्टेट को बनाया गया और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। आपको याद रखना है, कर्नाटक, यहां से कौन बिलोंग करता था? एस निजलीगप्पा। एस निजलीगप्पा का संबंध इसी कर्नाटक से था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अपन ने कर लिया है, और क्या है इसका आंसर? तमिलनाडु। तो यहां पर क्या है देखो जरा, इंग्लिश में भी एक बार देख लो। ठीक है, इंग्लिश वालों, क्या है? इन विच स्टेट द फॉलोइंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट विद फुल मेजॉरिटी वाज फॉर्म्ड? पहली बार, वही वर्ड बोल रहा है कि पहली बार फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट कहां बनी? तो आंसर है तमिलनाडु में बनी। किसके नेतृत्व में? डीएमके के नेतृत्व में बनी। डीएमके की पार्टी। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान गलत है या कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर को कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से थे। एस निजलीगप्पा कर्नाटक से थे। मोरारजी देसाई गुजरात से थे। बीबी गिरी आंध्र प्रदेश से थे। आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है, बताइए। कौन सा इसमें करेक्ट मिलान नहीं है, बताइए जल्दी से।
बिल्कुल 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 आंसर देते रहिए, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि यस यस आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अकेला मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पंख देने के लिए मेरे साथ लगे हुए हैं, और मैं यही चाहता हूं, ठीक है, ये मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें, ठीक है, हौसला रखें, वो मंजर भी आएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर उत्तर प्रदेश, यही गलत है, बाकी ये सही है। एस निजलिंगप्पा कर्नाटक से, मोरारजी देसाई गुजरात से, बीबी गिरी आंध्र प्रदेश से, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का संबंध याद रखिएगा बिहार से था, ना कि उत्तर प्रदेश से। बिहार के ये सीएम थे। इनका योगदान क्या है भाई? तो इनका योगदान है, पहली बार ओबीसी अदर बैकवर्ड कमीशन के बारे में बात करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप पहले बार रिजर्वेशन की बात करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आपको एक और बात याद रखनी है, पहला ओबीसी कमीशन 1953 में बना अंडर द लीडरशिप ऑफ काका कालेलकर, और दूसरा 1979 में बना अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी मंडल। ये बात भी याद रखिएगा दोनों ओबीसी कमीशन के बारे में। तो यही आंसर हो जाएगा। क्या कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट करेक्ट? तो कर्पूरी ठाकुर का संबंध बोल रहे उत्तर प्रदेश से नहीं, इनका संबंध बिहार से था। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 1971 के चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको 1971 के चुनाव के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है। अभी हाँ यहां पर पूछेंगे कौन सा कथन सही है। पहला, इस चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, यानी कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने यह स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, दैट मींस रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन दिया। दूसरी स्टेटमेंट, इन 1971 के चुनाव के समय सभी विपक्षी दलों ने ग्रैंड अलायंस बनाया था, यानी कि इंदिरा गांधी के जो अपोजिशन में पार्टियां थी उन पार्टियों ने अपना एक संगठन बना लिया था, एक अलायंस बना लिया था जिसका नाम था ग्रैंड अलायंस। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इस चुनाव में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, यानी कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, उसकी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। आपको बताना है निम्न में से कितने कथन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसमें कितने कथन सही हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार आप पढ़ लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट काफी बड़ी हैं, तो पढ़ के आंसर दीजिए, बताइए जरा कौन सा। देख लिया आपने? चलिए देखते हैं। पहला बोल रहा है, इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सही बात है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इसमें तो कोई दोहराए तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 1971 के चुनाव के समय सभी विपक्षी दलों ने ग्रैंड अलायंस बनाया, बिल्कुल सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए थे जिन्होंने ग्रैंड अलायंस का फॉर्मेशन किया। तीसरा, इस चुनाव में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत हासिल किया, यह भी सही बात है। पूछा है निम्न में से कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं? क्या कोई एक यहां पर होना चाहिए, कोई एक ऑप्शन है, कोई दो, और यहां होना चाहिए कोई तीन, कोई तीन। ये थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गलत है, कोई तीन। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर पाओगे कि यस, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1971 के चुनाव के समय इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और कहा गया कि विपक्षी दल यानी कि ग्रैंड अलायंस के पास सिर्फ एक ही नारा है और वो है इंदिरा हटाओ। ना तो उनके पास कोई पॉलिसी है ना कोई प्रोग्राम है, वो बस इंदिरा को हटाना चाहते हैं, जबकि मेरी पार्टी गरीबी पर काम करेगी, गरीबी हटाने का काम करेगी। विपक्षी दल एक साथ आ गए थे जिन्होंने अपना ग्रैंड अलायंस बनाया था, ये बात सही है। और जब चुनाव हुआ 352 सीट के साथ इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि ग्रैंड अलायंस 40 से भी कम पर सिमट कर रह गया। और उसके बाद यह साबित हो गया कि असली कांग्रेस कौन सी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस इंडिकेट ही है जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही है। तो यह बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप इंग्लिश में यहां से देख सकते हो, मैं साइड हो रहा हूं, आप देख लिख के आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10, 1967 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में कौन कौन से बदलाव देखने को मिले? यानी कि 1967 के चुनाव के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में कौन कौन से चेंजेस आए? तो सबसे पहला, राज्यों में गठबंधन की सरकार, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, राज्यों में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, गठबंधन की शुरुआत हुई, देखेंगे। इसके अलावा दल बदल की राजनीति, यहां दल बदल भी आ जाएगा, दल बदल की राजनीति की शुरुआत हुई, यानी कि एंटी डिफेक्शन देखने को मिला इस टाइम। क्षेत्रीय दलों की शुरुआत हुई, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है 1967 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में कौन से बदलाव देखने को मिले? तो यहां पर इनमें से कोई नहीं की जगह हो जाएगा सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर है तीनों ही बदलाव देखने को मिले।
1967 के चुनाव के बाद भारत की राजनीति में 3 बड़े बदलाव आए। पहला बदलाव, राज्यों में गठबंधन की सरकार। कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर अपने संयुक्त विधायक दल बनाने शुरू कर दिए। पहली चीज। दूसरी चीज, दल की राजनीति की शुरुआत हुई, सही बात है, और लास्ट में क्षेत्रीय दलों की शुरुआत हुई, सही बात है। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं यहां पे। ये थे आज मैंने आपको कराए 10 क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ये क्वेश्चनों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ आपको बताया जाता है। इसी तरह से मैं वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा, क्लासेस आपके सामने लाता रहूंगा। अभी मैं छोटी छोटी क्लासेस लाता हूं, मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज कम है। जैसे ही मेरे पास चीजें बढ़ जाएंगी फिर मैं ये क्लास थोड़ी बड़ी कर दूंगा, 1 घंटे की क्लास कर दूंगा। आप लोग पार्टिसिपेट करिए। तो ये थे 10 क्वेश्चन। आप बताइए 10 में से 10 किस बच्चे के ठीक हुए, वो कमेंट में जरूर कमेंट करके जाए यहां पे, ठीक है। पार्टिसिपेट किया करिए। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपके सामने है, बता दिया मैंने। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है ये, क्या है ये, स्माइल करता हुआ फेस और लिखा हुआ है सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं। तो बताइए जरा कैसी रही क्लास, क्या आपको चीजें समझ में आई? अगर चीजें समझ में आई हैं तो जाते जाते जो भी सुधार चाहते हैं वो मेंशन करके जाइए। क्लास में कुछ कमी है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, वो भी बता के जाइए। और अगर कुछ और रिफॉर्म आप चाहते हैं कि मैं करूं, वो भी आप बता के जाइए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक आप मस्त पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम के लिए पढ़िए, फिर लग जाइए सीयूटी के एग्जाम के लिए, जिससे कि आप अपने सपनों को पंख दे पाएं और जो आपने डिसाइड किया है वो सारी चीजें हासिल कर पाएं। तो इसी बात के साथ मैं मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।